बात कर लेते हैं यूक्रेन की हिस्ट्री की और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वीडियो का, और ये हिस्ट्री जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यूक्रेन के इतिहास को समझने के लिए पहले जो है वो 700 बीसी में जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक सभ्यता जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। तिब्बत से लोग माइग्रेट करते हुए यूक्रेन तक आए थे और तिब्बत से यूक्रेन तक ये सभ्यता फैली हुई थी। इनको बोलते हैं सीथियंस। इसी समय जो है सऊदी अरेबिया के पास जो है वो नोमैड्स रहते थे, बंजारों की ज़िंदगी जीते थे, आज यहाँ तो कल वहाँ। इनमें जो दो मुख्य बंजारे थे, बंजारों की जातियाँ, उसमें बुल्गर थी और काजार थी। और इसी समय जो है जिस समय यहाँ पे यूरोप में जो अभी करंट स्थिति है, करंट कंट्री है लिथुआनिया, वहाँ पे जो लोग रहते थे सभ्यता, उसका नाम है स्लाव्स। तो अब जो है नोमैड्स जो है वो मिडिल ईस्ट से उठकर, क्योंकि ये बंजारों की ज़िंदगी थी और ये अच्छी भूमि की तलाश में ट्रैवल करते ही रहते थे, तो रोमन एम्पायर जैसे ही गिर रहा था वो ये वहाँ से उठकर सीथिया से होते हुए रोमन में आ गए, रोम में आके बस गए। और इनसे इन्फ्लुएंस होके स्लाव्स ने भी सोचा कि वो भी जो है अपने एम्पायर को बड़ा करे, और उन्होंने माइग्रेशन किया यूक्रेन की तरफ। तो स्लाव्स पीपल का जो यूक्रेन में माइग्रेशन हुआ वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ नोमैड्स की वजह से। इसी समय जो है स्वीडन में, जो कि यूरोप के ऊपर में है, स्वीडन में यहाँ पे एक और कल्चर जो है फल फूल रहा था, वाइकिंग्स। इन लोगों ने यूरोप के इतिहास को बहुत ही प्रभावित किया है। ये लुटेरे होते थे जो कि समुद्र के रास्ते से आते थे, और यूक्रेन में आने का सबसे अच्छा तरीका था समुद्र से होते हुए जो नीपियर रिवर है, जो कि बीचों बीच यूक्रेन से होकर बहती है। जब ये लोग यूक्रेन में आए और यहाँ पे उन्होंने लूटपाट मचाया, पर स्लाव्स ने इनसे लड़ाई करके इनको वापस भगा दिया। पर इस लड़ाई के बाद जो स्लाव्स जो हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे और लोग उनकी बात सुनना बंद कर दिए। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पटाखे नहीं फोड़ना है दिवाली में, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही पटाखे फोड़ दिया। इस तरह का कंट्रोल जो है स्लाव्स का लोगों के पास से चला गया था। तो उन्होंने वाइकिंग से हाथ मिला लिया कि आओ मिल के इन लोगों के ऊपर शासन करते हैं। और इसके बाद से ही यूक्रेन के इतिहास में आरंभ हुआ एक शक्तिशाली राज्य का, जहाँ पे वाइकिंग्स और स्लाव एक साथ जो है राज करते थे, और इसको कहा जाने लगा कीवियन रस। कीवियन रस में जो सबसे महत्वपूर्ण और पहले जो राजा है उनका नाम था व्लादिमीर द ग्रेट। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बहुत सारे धर्म थे, जैसे जो नोमैड्स आ रहे हैं वो अलग धर्म को मानते थे, सीथियंस जो है अलग धर्म को मानते थे, स्लाव्स का अलग धर्म है, वाइकिंग का अलग धर्म है। तो उस समय जो इन सब धर्म को छोड़कर और तीन धर्म जो मुख्य थे वो थे जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। व्लादिमीर ने जो है क्रिश्चियनिटी को चुना कीवियन रस में प्रचलित होने के लिए, और ये जो है क्रिश्चियनिटी वहाँ पे फलता फूलता रहा। अब इतिहास में धर्म की बात क्यों आ रही है, क्योंकि इस धर्म से ही जो है यूक्रेन के इंडिपेंडेंस की कहानी जुड़ी हुई है। इस धर्म से ही जो इंडिपेंडेंस का स्पिरिट है वो यूक्रेन के लोगों में आया। व्लादिमीर द ग्रेट के बाद जो उनके पुत्र आए यारोस्लाव द वाइस, उस समय जो है भी कीवियन रस जो है उसका साम्राज्य और बड़ा हो गया, और आज जो पूर्वी यूरोप है और रशिया का कुछ पार्ट जो है वो पूरा जो है कीवियन रस के अंदर आता था। पर यारोस्लाव द वाइस के मरने के बाद वहाँ पे जो है सक्सेशन की एक अलग नीति थी। मरने के बाद जो पुत्र है वो गद्दी पे नहीं बैठता था। यारोस्लाव ने जितने भी पुत्र थे उन सब में जो है एक एक राज्य जो है डिवाइड कर दिया। बाद में ये पुत्र जो है अपने राज्य तो चाहिए उनको, दूसरे भाइयों का भी राज्य चाहिए, और सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। इस समय तक ही 12वीं सेंचुरी का ये समय था जब मंगोल जो है हर राज्य को धीरे धीरे जीते जा रहे थे, और मंगोल की आंधी से कोई भी राज्य बच नहीं पा रहा था। कीवियन रस जो था वो यूनाइटेड नहीं था, आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो ये मंगोल की आंधी को झेल नहीं पाए और मंगोल ने कीवियन रस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वाइकिंग्स की तरह जो मंगोल भी थे उनका भी एक ही उद्देश्य था, वहाँ पे आके बसना नहीं, सिर्फ वहाँ से सामान को लूट कर, गोल्ड की चोरी करके वापस अपने घर चले जाना। जो मंगोल के लोग आए थे उनको टाटार पीपल कहा जाता है, और ये लोग जो है चोरी करने के बाद धीरे धीरे रिसीड होकर मॉस्को के, रशिया के मॉस्को में जाकर अपना परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे उन्होंने बना लिया, और वो जो है उस समय यूरोप का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया। मंगोल्स के जाने के बाद जो बचे कुछ स्लाव और वाइक्स हैं उनको मौका मिला कि अब जो है उनसे लड़ाई करने वाला कोई नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक पूरा ही यूक्रेन का हिस्सा, लिथुआनिया का हिस्सा, पोलैंड का हिस्सा और रशिया के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया। और इसमें उनका साथ दिया पोलैंड की सरकार ने, पोलैंड की राजा ने। और इन दोनों के मिलनजुली भगत से जो सरकार बनी, लिथुआनिया और पोलैंड ने मिल के वहाँ पर रूल करना चालू कर दिया, और उस जगह को बोला जाने लगा रुथेनिया। ये दूसरा जो है शक्तिशाली साम्राज्य उस समय उभर के आया, और इस समय ही स्वीडन में जो वाइकिंग थे वो भी शक्तिशाली थे, ये तीसरा साम्राज्य था। अब जो है रुथेनिया के अंदर चालू हुआ धर्म परिवर्तन का सिलसिला।
क्योंकि अलग अलग जो है ट्राइब्स के लोग वहाँ पे आते थे। जैसे मिडिल ईस्ट से नोमैड्स भाग के आए थे, उनका अलग धर्म था। मंगोल के जो ट्राइब्स आए थे वो किसी धर्म को मानते ही नहीं थे। स्लाव्स जो है अलग भगवान को मानते थे, वाइकिंग्स अलग भगवान को, पोलैंड अलग भगवान को मानते थे। और सिंस ये कीवियन रस के बाद जो रुथेनिया बना वो भी क्रिश्चियनिटी को ही मानता था, तो लोगों को जो है क्रिश्चियन बनने में कन्वर्ट करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। और जो लोग मंगोल से भाग के आए थे वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे, और जो लोग मिडिल ईस्ट से आए थे उनको सिर्फ इंडिपेंडेंस चाहिए था। उनको अपना नोमैड्स लाइफ जो है बहुत ही अच्छा लगता था, बंजारों की ज़िंदगी जीना, किसी धर्म को ना मानना, किसी के अधीन ना रहना। तो ये लोग जो है रुथेनिया से भागकर, जो भी लोग धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे और जो इन पे अत्याचार होता था, वो लोग भाग के यूक्रेन के साउथ वाले भाग में आ गए और एक वहाँ पे शक्तिशाली साम्राज्य का गठन हुआ जिसको बोला जाता है कोशैक हेमांटे। इसके बाद जो है यूक्रेन के इतिहास में आता है ग्रेट नॉर्दर्न वॉर। इस वॉर में क्या हुआ कि 15वीं सेंचुरी तक ये जो 4 महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य थे, जिसमें मॉस्को में बचे कुचे टाटार पीपल थे, स्वीडन में वाइकिंग, रुथेनिया में जहाँ पे लिथुआनिया और पोलैंड की मिलीजुली सरकार, एंड कोसाक हेमांते, इनको समझ में आ गया कि अगर यूरोप में जो है शक्तिशाली साम्राज्य बन के उभरना है तो उसका एक ही तरीका है, समुद्र पे राज करना। और दोनों समुद्र जो है बाल्टिक सी स्वीडन के पास और यूक्रेन के पास जो ब्लैक सी है वो इन चारों राज्यों को दिखने लगा। और इसी एक पर्पज से लेके जो है नॉर्दर्न वॉर स्टार्ट हुआ। और आज भी अगर पूछेंगे कि रशिया क्यों यूक्रेन को पाना चाहता है, ऐसा क्या है वहाँ पे, तो इसका रीज़न भी यही है कि अगर यूक्रेन रशिया के पास रहे तो इन दोनों सी पे रशिया का दबदबा बना रहेगा और यूरोप में जो है वो रशिया एक ग्रेट पावर बन के हमेशा ही बैठा रहेगा। इस दोनों नेवल पोर्ट को लेकर फिर ग्रेट नॉर्दर्न वॉर चालू हुआ। पहले नॉर्दर्न वॉर में जो है कोसाक हेमांते ने मॉस्को के टाटार पीपल का सपोर्ट किया और इन लोगों के मिलीजुली सेना से जो है वो रुथेनिया पराजित हुआ और पूरे रुथेनिया पे जो है वो मॉस्को एंड कोसाक का कब्जा हो गया। मॉस्को ने जितना भी रुथेनिया का पार्ट है वो कोसाक हेमांते को दे दिया और कहा कि आप जो है हमारे साथ मिलकर सरकार चलाइए, आप मेरे फ्रेंड हैं, आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी। पर जो कोसाक हेमांते में जितने भी नोमैड्स पीपल थे उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था। उनका बोलना ये था कि वो जो है अब जो यहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई है, पर कोसाक हेमांते के अंदर जो भी धर्म होगा वो रशिया के हिसाब से होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा सिटी का वो रशिया के हिसाब से होगा, कुछ भी काम कर रहे हैं तो रशिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये वाली ऑटोनॉमी जो है कोसाक हेमांते के जो नोमैड्स पीपल थे उनको नहीं चाहिए थी। उनको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था कि वो जिस धर्म को चाहे वो उसको माने, वो जिस लैंग्वेज को बोलना चाहे वो बोले। और धीरे धीरे जो है उनके मन में इंडिपेंडेंस की भावना, जो इंडिपेंडेंस का स्पिरिट है वो पनपना चालू हो गया। इसी समय जो सेकेंड नॉर्दर्न वॉर हुआ तो मॉस्को जो है कोसाक हेमांते को अपना एलाई समझता था कि इस वॉर में जो है कोसाक हेमांते के लोग जो होंगे वो मॉस्को का साथ देंगे। पर ये जो वॉर रशिया ने स्वीडन के वाइकिंग के साथ लड़ा, इसमें कोसाक हेमांते ने रशिया को धोखा देते हुए स्वीडन के साथ संधि कर ली और वो रशिया के अगेंस्ट लड़ाई करने चला गया। और यहाँ पे जो है मॉस्को रशिया का भरोसा जो है कोसाक हेमांते से हट गया। इस सेकेंड नॉर्दर्न वॉर में मॉस्को के टाटार पीपल की जीत हुई। स्वीडन और कोसाक हेमांते की मिलीजुली सेना को मॉस्को की सेना ने पराजित किया और चूंकि भरोसा तोड़ दिया था कोसाक हेमांते ने, इसलिए मॉस्को की जो भी सेना है उन्होंने पूरा ही रुथेनिया, कोसाक हेमांते सब पे कब्जा कर लिया। 1768 में रशिया ने जो क्रीमिया है वह उसको भी रशिया में मिला लिया और एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसका नाम है रूसिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो भी धर्म था उसका परिवर्तन होना चालू हो गया। लोगों को रशिया के धर्म को मानना ही है, रशियन लैंग्वेज को बोलना ही है। और इस समय यूक्रेन जो है रशिया से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। और यही रीज़न है कि आज भी यूक्रेन के अंदर 10 लोग में से 5 लोग जो है जो भी इन्वेजन हुआ है रशिया के द्वारा उसको वो सही मानते हैं, क्योंकि वो रहते यूक्रेन में हैं पर वो रशिया का गुण गाते हैं। क्योंकि रशिया में, यूक्रेन में जो है वो रशियन लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है, रशियन लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि यूक्रेन जो है रशिया से बहुत ही प्रभावित हुआ है। इस सेकेंड नॉर्दर्न वॉर के बाद रशिया का पूरा कब्जा यूक्रेन में था, यानी यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था। फिर जब 19वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे रशिया जो है इस रुथेनिया पे अपना कंट्रोल खोने लगा। कंट्रोल खोने का रीज़न ये था कि ये दिख गया था पूरी दुनिया को कि रशिया जो है वो इनविंसिबल नहीं है, क्योंकि इसी समय क्रीमिया में मौजूद जो बचे कुचे टाटार पीपल है उन्होंने फिर से रशिया से लड़ाई की और रशिया को उस युद्ध में हरा दिया और क्रीमिया जो है इस समय 19वीं सेंचुरी में आज़ाद हो गया। यानी इस समय जो है क्रीमिया और रशिया के कब्जे में नहीं था। इसके सामने ही रशिया ने जापान से लड़ाई लड़ी और रशिया जो है उस युद्ध में भी हार गया। तो रशिया का कंट्रोल जो है धीरे धीरे रुथेनिया से हटने लगा।
फिर आई वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ वर्ल्ड वॉर वन के अंदर। अब यहाँ पे यही चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाता है कि यूक्रेन के अंदर जो भी लोग हैं, आधे लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि रशिया ने जो इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर वो बहुत ही सही है। और इसका जो इतिहास में ट्रेस किया जा सकता है, इसका रीज़न वर्ल्ड वॉर वन के अंदर आधे यूक्रेनियन ने ऑस्ट्रो हंगरिया, मतलब हंगरी और ऑस्ट्रो की जो मिलीजुली सेना थी उसके साथ संधि करके रशिया के अगेंस्ट में लड़ाई की, और आधी सेना जो है रशिया के साथ मिल गई और उन्होंने पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद पोलैंड ने यूक्रेन के वेस्ट पार्ट पे कब्जा कर लिया और रशिया ने यूक्रेन के ईस्ट पार्ट पे कब्जा कर लिया। मतलब वर्ल्ड वॉर वन से लेकर वर्ल्ड वॉर टू के बीच में यूक्रेन का जो ईस्ट पोर्शन है वो रशिया के कब्जे में ही रहा। इसलिए जो है 2014 में जब रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन के ईस्ट पार्ट में, तो लोगों का पोल कराता है वो ये बोल कर कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि ये जो पार्ट है वो यूक्रेन सरकार के अंडर में ना रहकर रशिया सरकार के अंडर में रहे, क्योंकि ईस्ट पार्ट जो है यूक्रेन का वो रशिया से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। फिर आया वर्ल्ड वॉर टू का समय। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ईस्ट पोर्शन था उसमें एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ईस्ट पोर्शन यूक्रेन का रशिया के पास था, इस समय पहले डिक्टेटर रशिया में आया जिनका नाम था स्टालिन। स्टालिन ने जो है वहाँ पे यूक्रेन के कल्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और एक वर्ड आता है द ग्रेट फेमिनिन करके, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। वहाँ पे किसानों से जो है जो लगान की दर थी वो बहुत ही अनरिजनेबल दर बोली गई। मतलब अगर वो 2 kg अनाज उत्पन्न कर रहे हैं तो उनको बोला गया कि लगान जो है 5 kg तक देना है। इससे बहुत सारे किसान मारे गए और जूइस लोगों को स्टालिन ने पकड़ पकड़ के मारा और बहुत सारे जूइस पीपल की हत्या भी की गई। फिर आया वर्ल्ड वॉर टू का समय। जब हिटलर ने लड़ाई करना स्टार्ट किया तो पहले पोलैंड पे कब्जा किया, फिर वो यूक्रेन के ईस्ट पार्ट में पहुंचा, तो लोगों को लगा कि जो हिटलर है वो उनका मसीहा है और रशिया के अत्याचार से, स्टालिन के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही हुआ, और उसके बाद लोगों को पता चल गया कि ये भी स्टालिन की तरह ही एक डिक्टेटर है। हिटलर ने भी वही काम किया, जूइस लोगों को पकड़ पकड़ के मारना चालू कर दिया, और जो बचे कुचे यूक्रेन के लोग थे उनको ज़बरदस्ती पकड़कर जर्मनी में भेज दिया मजदूरी करने के लिए, और जर्मनी से लोगों को यहाँ बुलाकर यूक्रेन के ईस्ट पोर्शन में रखने लगा। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद रशिया जो है एक ग्रेट पावर बन के बाहर आया और रशिया ने फिर से यूक्रेन के पूरे पोर्शन पे कब्जा कर लिया। तो वर्ल्ड वॉर टू से लेकर 1991 तक फिर से रशिया का जो है पूरा दबदबा यूक्रेन पे बना रहा, और इसीलिए जो है अभी भी पुतिन यूक्रेन के पास इसलिए आ रहा है बार बार लड़ाई करने, इन्वेड करने, क्योंकि उनका मानना यही है कि इतिहास से लेकर अब तक वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी यूक्रेन जो है वो रशिया का ही पार्ट था। उन्होंने लड़ाई करके यूक्रेन को जीता है, तो वो गिव अप क्यों करे यूक्रेन को। इसके बाद 1991 में जैसे अपने यहाँ इंडिया में हुआ कि ब्रिटिश जो है इंडिया को रूल कर रहे थे, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर थे गांधी जी, भगत सिंह जैसे लोग जो कि ब्रिटिश को यहाँ से भगाना चाहते थे। वैसा ही किस्सा यूक्रेन के अंदर था। यूक्रेन के अंदर भी फ्रीडम फाइटर आने लगे, लोग जो हैं वो बगावत करने लगे। उनको जो है रशिया गवर्नमेंट नहीं चाहिए था, वो उनको भगा देना चाहते थे वहाँ से। तो 1991 में जो है एक रेवोल्यूशन हुआ, बहुत ही पीसफुल, इसको ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया और रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने इंडिपेंडेंस की मांग की। और इसी समय जो है यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन जो है टूट रहा था, और जितने भी डिक्टेटर हैं वो रशिया से जा रहे थे फाइनली। तो 1991 में फाइनली जाके जो यूक्रेन को है उसका इंडिपेंडेंस मिला, और 1996 में पहली बार करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। अब जो करंट सिनारियो ये है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है वो चाहता है कि यूक्रेन जो है उसके अंदर आ जाए। यूक्रेन में जितना भी एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो मिनरल्स हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, वो यूरोपियन यूनियन को ही करता है, चाहे स्पेस क्राफ्ट हो। तो अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर आ जाता है यूक्रेन, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और रशिया जो है यूरोप के अंदर जो है एक शक्तिशाली राज्य बन के नहीं बैठा रहेगा। किसी भी राज्य को रशिया से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूरोप के पास भी, यूरोपियन यूनियन के पास भी उतना ही इक्वल पावर रहेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत हो, चाहे वो जो बाल्टिक सी और ब्लैक सी में नेवी की बदौलत हो। और रशिया यही नहीं चाहता। रशिया चाहता है कि इतिहास से लेकर यूक्रेन जो है वो रशिया का पार्ट है, क्योंकि उन्होंने लड़के यूक्रेन को जीता है। और रशिया यूक्रेन के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी यही चाहते हैं कि रशिया जो है रूल करे यूक्रेन में आकर, यूक्रेन इंडिपेंडेंट कंट्री बन के ना रह पाए। यही लेकर जो है 2014 में सबसे पहला इन्वेजन किया। पुतिन के आने के बाद सबसे पहला इन्वेजन हुआ यूक्रेन के ईस्ट पार्ट में, जहाँ पे इन्वेड करने के बाद जब ये मामला यूनाइटेड नेशन में गया तो पुतिन ने कहा कि
मैंने तो इन्वाइट किया और इन्वाइट करने के बाद लोगों से जो है सवाल पूछा, पोल कंडक्ट किया और लोगों का ये मानना था कि यहाँ पे यूक्रेन सरकार नहीं होनी चाहिए, रशिया का कंट्रोल होना चाहिए ईस्ट पार्ट में, जिसको लेकर यूरोपियन यूनियन में पुतिन का बहुत ही मजाक उड़ाया गया और उन्होंने जो ये पोल कंडक्ट किया है उसको इलीगल माना गया। और यहाँ पे बहुत यूरोपियन यूनियन के बाकी जितने कंट्री हैं उन्होंने पुतिन को समझाया, रशिया को समझाया और फाइनली जो है सीज फायर साइन हुआ, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है कि ये लोग जो है सीज फायर का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। इसके बाद अभी का जो सिनारियो यही है कि फिर से जो है यूक्रेन नेटो और यूरोपियन यूनियन के करीब जाने की कोशिश कर रहा है और ये जो है वह रशिया होने नहीं दे सकता, इसीलिए फिर से इन्वेट किया जा रहा है। ईस्ट पोर्शन जो है यूक्रेन का हमेशा से ही बहुत इन्फ्लुएंस रहा है रशिया से, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी, चाहे वो रशिया बम गिराए या कुछ भी गिराए, वो रशिया के ही गुण गाएंगे, क्योंकि अगर लिटरली देखा जाए तो वो रशियन पीपल ही हैं यूक्रेन के अंदर। अब जो है बात आती है परमाणु बम गिराएगा, क्या उसको गिराना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं गिराया कि उसके पास परमाणु बम है। तो इसका एक ही आंसर है कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो ग्रेट ब्रिटेन था वो एक 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ वो जो है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही चालू हुआ और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही जितने भी बहुत ही मास्टरमाइंड लोग थे, इंजीनियर, डॉक्टर्स, और सबसे ज़्यादा पैसे वाला जो अगर कोई कंट्री है तो वो ग्रेट ब्रिटेन ही था, इंग्लैंड ही था। और इसके बदौलत ही जो है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बदौलत ही, जहाँ भी किसी भी कंट्री का इतिहास उठाकर देखते हैं वहाँ पे जो है ये यूके का कब्जा ज़रूर रहा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या बहुत सारे आइलैंड हो, वहाँ पे यूके ने कब्जा करके रखा था। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चर्चिल जो उस समय के प्रेसिडेंट थे यूके के, उन्होंने अपने ईगो में आकर हिटलर से लड़ाई करने का सोचा और हिटलर ने उन चर्चिल से या यूके से इस तरह से लड़ाई लड़ी, चाहे वो बर्मा में हो, चाहे वो इजिप्ट में हो, अफ्रीका में हो, चाहे पोलैंड में हो, चाहे फ्रांस में हो। इस लड़ाई में जो है यूके बहुत ही कमज़ोर हो गया, उसे पैसे का बहुत ही घाटा हुआ। इसके साथ ही साथ जो हिटलर का वायुसेना था जिसको लूफाफा कहा जाता था, उसने जो है रात को घुसकर इंग्लैंड का जो धड़कन है लंदन, वहाँ पे बहुत ही बॉम्बार्डिंग की और इससे जो है अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमरा गई यूके की, बहुत ही करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, पाउंड का नुकसान हुआ और यूके जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसीलिए इंडिया के इंडिपेंडेंस में जो 80% कंट्रीब्यूशन है वो हिटलर का है, 20% फ्रीडम फाइटर का है, क्योंकि हिटलर ने यूके को इतना बर्बाद किया वर्ल्ड वॉर 2 में, खुद तो वो मरा ही पर यूके इस लड़ाई के बाद इतना कमज़ोर हो गया, पैसे से लेकर और अपने सेना से लेकर, कि अपने जो प्रमुख सैनिक हैं और जो कमांडर हैं उसको यूके को इंडिया से वापस बुलाना पड़ा और जितनी भी कॉलोनी थी यूके की वर्ल्ड वाइड, वहाँ से उसको वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि यूके जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना सक्षम नहीं रहा था कि वो बाकी कॉलोनीज पे भी और लंदन अपने जो है घर को भी बचा पाए और दूसरे कॉलोनीज पे भी कब्जा रख पाए। इसीलिए यही रीज़न है कि परमाणु बम जो है वो रशिया नहीं गिराना चाहता, क्योंकि अगर वो परमाणु बम गिराता है यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी शक्तिशाली देश हैं उनके साथ जो है अमेरिका में एक जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन यूज़ ना करने का सबने वचन दिया था। अगर ये करता है तो यूनाइटेड नेशन के बाकी जितने भी कंट्री हैं वो रशिया के अगेंस्ट में आ जाएंगे और इस युद्ध में ये होगा कि रशिया है तो शक्तिशाली, पर सारे देश अगर रशिया के अगेंस्ट में हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन भी रशिया के हाथ से चला जाए और यूक्रेन जो रशिया की बची कुची भूमि है जो उसका खुद का देश है उसमें से भी कुछ भूमि जो है रशिया को खोनी पड़ जाए। इसलिए जो है वो परमाणु बम तो नहीं गिराएगा। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब दूसरा बात आता है कि ये युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये युद्ध जो है मेरे ओपिनियन में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रशिया के अकॉर्डिंग यूक्रेन जो है हमेशा से ही रशिया का पार्ट रहा है और उसको होना भी चाहिए, तो उसको जाने नहीं देगा। अगर कुछ लोग जो है इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रशिया उनको इंडिपेंडेंस दे दे। और यूक्रेन रशिया का पार्ट रहा है, इतिहास में उन्होंने लड़ाई करके यूक्रेन को जीता है, तो ये युद्ध चलता रहेगा जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करता। या तो इसको रोकने का एक और तरीका है कि बाकी जितने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी मिलिट्री है, जैसे आता है चाइना, इंडिया, यूएसए, ईरान, इजराइल और सऊदी अरेबिया, अगर ये सब मिलकर रशिया के अगेंस्ट हो जाए यूनाइटेड नेशन में, तो मे भी ये युद्ध का अंत हो जाए। पर अगर ये कंट्री यूनाइटेड नेशन में डिवाइडेड रहेगा, कोई सपोर्ट कर रहा है रशिया का एक भी कंट्री अगर, तो रशिया रुकने वाला नहीं है और युद्ध जो है यूक्रेन में चलता रहेगा। धन्यवाद। ये था हिस्ट्री। अब आगे के एस्पेक्ट्स देखेंगे।